वेलकम स्मार्ट एक्सप्लेनर। तो आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली हॉरर फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनना और देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए इस फिल्म को को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ भारतीय युवाओं से जिन्होंने जिंदगी के झंझटों से थककर एक अलग और शांति भरी जगह जाने का प्लान बनाया है। शिवम जो आर्मी से रिटायर हो चुका है और अब शादीशुदा जिंदगी बिता रहा है, अपने कुछ दोस्तों सरिता, रणदीप, अंजलि, दीपक और कविता के साथ मिलकर एक दूर दराज के द्वीप पर घूमने का फैसला करता है। उन्हें लगता है ये सफर मजेदार होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना अब शुरू होने वाला है। द्वीप तक पहुंचने के लिए एक गहरी घाटी पार करनी होती है। सड़क वहां खत्म हो जाती है, इसलिए सबको अपनी गाड़ी वहीं एक अंतिम स्टेशन पर रोकनी पड़ती है और फिर एक प्राइवेट प्लेन से आगे जाना होता है। जैसे ही सब प्लेन में चढ़ते हैं, एक आदमी विक्रम, जिसे सभी सूट वाला कहते हैं, फोन पर जोर जोर से बात करने लगता है। उसका शोर इतना ज्यादा है कि पीछे बैठे दंपति श्रीकांत और उसकी पत्नी शांति बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। शांति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं। इससे श्रीकांत को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है कुछ कहने के लिए, तभी प्लेन जोर से हिलने लगता है। संतुलन बिगड़ता है और श्रीकांत जमीन पर गिर जाता है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? माँ, क्या आपको कुछ हुआ? शब्द हवा में गूंजते हैं, लेकिन डर और बेचैनी का माहौल गहराता ही जाता है। तभी अचानक प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ देर बाद सब एक एक करके होश में आते हैं। वे अब किसी नदी के बीच में हैं, आधी डूबी हुई प्लेन के भीतर। सबका दिल दहल जाता है, लेकिन राहत की बात ये थी कि प्लेन नदी में क्रैश हुआ। जमीन पर होता तो कोई भी नहीं बचता। अब उनके पास एक ही चारा है, तैरकर किनारे पहुंचना और आगे की रणनीति बनाना। लेकिन इस हादसे में कई लोग चोटिल हो चुके हैं, खास तौर पर कविता, जिसे जोरदार चोट आई है और उसका हाथ बुरी तरह से कट चुका है। खून लगातार बह रहा है, स्थिति गंभीर हो जाती है। सरिता जल्दी से दीपक की बेल्ट निकालती है और कविता के हाथ पर बांध देती है ताकि खून रुक सके। इसी बीच अंजलि जो पीछे खड़ी होती है, अचानक देखती है कि जमीन पर कुछ गोल गोल चीजें बिखरी हैं। मगरमच्छ के अंडे। भोजन और संसाधनों की कमी को देखते हुए अंजलि उन्हें एक अच्छा मौका मानती है। वो कुछ अंडे चुपचाप अपने बैग में रख लेती है। तभी किनारे बैठे सभी लोग देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर कोई इंसान खड़ा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो पायलट है, लेकिन उसकी हालत अजीब है। वो पानी में खड़ा है, शरीर स्थिर और आंखें खोले हुए। ऐसा लगता है जैसे कुछ सही नहीं है। शिवम बिना देर किए नदी में कूद पड़ता है। लेकिन तभी कुछ डरावना हो जाता है। कोई बड़ा खतरा महसूस होते ही सभी लोग किनारे की ओर तेजी से तैरने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद वे किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि वो जगह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते जब तक कि एक, या तो उनकी भूमि पर अतिक्रमण हुआ हो, दो, या फिर उनके बच्चों को कोई खतरा महसूस हुआ हो। और अब उन्हें पता चल चुका है कि उनकी जान असली खतरे में है। सब मिलकर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं ताकि खुद को थोड़ा सुरक्षित रख सकें। अंधेरा हो जाता है और तब उस मगरमच्छ को अपने घोंसले में पहुंचकर पता चलता है कि वहां अब बस एक अंडा बचा है। वो दहाड़ता है, उसकी गुर्राहट सुनकर ही डर लगने लगे। उधर हमारी टीम को कोई अंदाजा नहीं है कि मौत अब उनके पीछे पीछे आ चुकी है। थक हार कर जब सब सो जाते हैं तो विक्रम सूट वाला को पेशाब लगती है। वो अकेले झाड़ियों में चला जाता है, लेकिन जैसे ही जेब बंद करता है उसकी जेब से कुछ गिर जाता है। वो जमीन पर झुककर कुछ ढूंढने लगता है और तभी झाड़ियों में से अचानक एक मगरमच्छ निकलता है और विक्रम को जिंदा ही चबा जाता है। सुबह जब सब उठते हैं, सामने विक्रम की लाश पड़ी होती है, बेहद भयावह हालत में। शिवम को यकीन हो जाता है ये काम मगरमच्छ का ही है, लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आती। मगरमच्छ ने विक्रम को सिर्फ मारा, लेकिन खाया नहीं। इसका मतलब साफ है, मगरमच्छ जानबूझकर हत्याएं कर रहा है, सिर्फ रक्षा के लिए, खाने के लिए नहीं। अब डर अपने चरम पर है। तभी अंजलि दूर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी देखती है। सभी उसी तरफ दौड़ते हैं, शायद वो जगह उन्हें बचा सके। लेकिन रास्ते में सरिता को कुछ हलचल महसूस होती है। वो सबको रुकने को कहती है। ध्यान लगाने पर पता चलता है कि एक मगरमच्छ बिल्कुल पीछे खड़ी शांति के पीछे छुपा है। सब डर के मारे दौड़ पड़ते हैं और मगरमच्छ भी उनका पीछा करता है। सब किसी तरह लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन आखिरी में पीछे दौड़ रही कविता का पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है। वो चीखती है और बाकी सब मिलकर खींचते हैं। मुश्किल से सब मिलकर दरवाजा बंद कर पाते हैं। अंदर सब थर-थर कांप रहे हैं। कविता के पैर से खून बह रहा है। सब मिलकर उसे बांधते हैं। अभी के लिए सब थोड़ा सुरक्षित हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। रात को सबने बारी बारी से पहरा दिया। अगली सुबह दीपक, जिसे सब छोटू कहते हैं, एक नक्शा ढूंढ लाता है। उसके अनुसार नजदीक ही एक बड़ी इमारत है। अगर वे एक नदी पार कर लें और 3 मील पैदल चलें तो मदद मिल सकती है। छोटू को लगता है अब वही एकमात्र रास्ता बचा है, लेकिन शिवम को डर है क्योंकि जंगल में और भी मगरमच्छ होंगे। कहीं बीच में हमला हुआ तो? मगर अगर यहीं रुके तो खाना खत्म हो जाएगा। जब मौत सामने खड़ी हो तो डरने का नहीं, निकल पड़ने का वक्त होता है और सब तैयार हो जाते हैं।
जाते हैं लकड़ी की छड़ियां लेकर अपनी जान को दांव पर लगाने। इस बार सरिता ने सबको चेताया कि मगरमच्छ भले ही जमीन पर धीरे चलते हों, लेकिन उनका पीछा करना बच्चों का खेल है, इसलिए अगर कभी उनकी आंखों में आंखें पड़ जाएं तो एक ही रास्ता है, उल्टी दिशा में जितना तेज भाग सको भागो। अगर किसी को बदकिस्मती से मगरमच्छ ने काट लिया तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेतरतीब संघर्ष सिर्फ मौत को जल्दी लाता है। सही तरीका है उसकी आंखों या नाक पर हमला करो, लेकिन ये सब तब तक कारगर है जब तक आप जमीन पर हो। पानी में उतरते ही मगरमच्छ हेलीकॉप्टर की तरह घूम घूम कर शरीर को चीर देंगे और फिर उसे चट्टानों के नीचे दबाकर धीरे धीरे खाएंगे। सरिता ये समझा ही रही थी कि जॉन ने दरवाजा खोल दिया और सब एक बार फिर भागने की राह पर निकल पड़े, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की का घाव पूरी तरह से सड़ चुका था। उसे सही इलाज नहीं मिला था और अब वो दर्द से चलने के काबिल नहीं रही। मजबूरी में सब वहीं रुक गए ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, लेकिन लीसा को ये बात नागवार गुजरी। उसे लगा कि एक लड़की के कारण सबकी जान जोखिम में पड़ रही है। उसकी ये बेरुखी भरी बात पर थोड़ी बहस भी हुई, मगर ऐसे वक्त पर कोई भी लड़ने का मूड नहीं रखता था और उस लड़की ने भी, जो अब चल नहीं पा रही थी, अपने पति का सहारा लेकर दर्द को सहते हुए खुद को खड़ा किया और फिर सबके साथ आगे बढ़ने लगी। तभी अंजलि और छोटू को पास ही से पानी की आवाज सुनाई दी। क्या ये वही नदी थी जिसे पार करना है? सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी और सब तेजी से उस दिशा में भागने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें वही नदी मिल गई, मगर सवाल अब ये था कि पार कैसे करें। काफी सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि एक लकड़ी की बेढंगी नाव यानी बांस का बेड़ा बनाना ही होगा। तुरंत सबने कुछ तने इकट्ठा किए और काम में जुट गए और अंजलि को चौकसी के लिए किनारे पर तैनात किया गया। लेकिन तभी अंजलि ने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। बाकी सबको डिस्टर्ब किए बिना वो खुद झाड़ियों की तरफ चल दी। सोचा नहीं था कि वो अकेले ही एक विशाल मगरमच्छ को मार गिराएगी। सब उसके साहस के दीवाने हो गए, मगर दिलों में डर भी समा गया था। उधर बेड़ा बनकर तैयार था और जैसे ही सब जाने लगे पता चला कि एक बैग किनारे पर छूट गया है। छोटू ने बिना वक्त गंवाए वापस जाकर बैग लाने का फैसला किया, लेकिन यही वो पल था जब सब कुछ बिगड़ गया। छोटू ने बैग जोर से बेड़े पर फेंका और खुद भी जान पर खेलकर तैरते हुए बेड़े की तरफ भागी। अब मगरमच्छ ने उस पर नजर गड़ा दी थी। हालांकि वो बेड़े पर चढ़ गई, मगर अब भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। सबके चेहरे पर घबराहट थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। लेकिन तभी कविता, जो अब तक सबसे ज्यादा तकलीफ में थी, बिल्कुल शांत बैठी थी, मानो किसी बहुत बड़े निर्णय पर सोच रही हो। मगरमच्छ अब पानी में उतर चुका था, बेड़े की तरफ तैरता चला आ रहा था। तभी उस लड़की ने पीछे मुड़कर अपने पति जॉन को देखा, कुछ अजीब से शब्द कहे और फिर बिना कुछ बताए पानी में कूद गई। पानी कुछ पल बाद शांत हो गया। जॉन का दिल टूट चुका था। उसकी पत्नी ने सबकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब वक्त नहीं था रुकने का। सरिता ने तुरंत लकड़ी से धक्का दिया और बेड़ा आगे बढ़ा दिया। बहुत संघर्षों के बाद आखिरकार सब एक अंधेरी सी इमारत के सामने पहुंच गए, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सभी उस लड़की की मौत के शोक में डूबे थे। इमारत के बाहर जमीन पर गोलियों के खाली खोल पड़े थे। जाहिर था यहाँ पहले कुछ बहुत भयानक हुआ था, मगर अब और सोचने का समय नहीं था। सब धीरे धीरे उस इमारत में घुस गए। अंदर अंधेरा था, काफी डरावना लग रहा था। छोटू ने पास के एक कैबिनेट से टॉर्च निकाला और चारों ओर रोशनी डालकर देखने लगा। दीवारों पर खून के धब्बे थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सब बेहद सावधानी से बहमुताए आगे बढ़ने लगे। शायद कोई संचार यंत्र या मदद का संकेत मिल जाए। जगह काफी बड़ी थी, तो जॉन ने सुझाव दिया कि सब तीन तीन लोगों की टीम में बंट जाएं। जॉन ने काली को अकेले एक दिशा में भेजा और खुद लीसा के साथ दूसरी ओर चला गया, मगर ये उसका कोई मासूम निर्णय नहीं था। उसके इरादे कुछ और थे। ऊपर जाते ही जॉन ने लीसा की कलाई पकड़ ली। गुस्से में बोला, तुम्हारे तानों की वजह से ही मेरी बीवी ने जान दे दी। फिर उसने लीसा को धक्का दे दिया, लेकिन लीसा सीढ़ियों के कोने से लटक गई। मौत को सामने देखकर वो माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। जॉन थोड़ी नरमी दिखाने ही वाला था, तभी उसके सिर के ऊपर एक मगरमच्छ धीरे धीरे रेंगते हुए आ गया और फिर एक ही झपट्टे में उसे उठा ले गया। लीसा चीख पड़ी। बाकी सब दौड़कर वहां पहुंचे और उसे मौत के मुंह से बचा लिया। इस हादसे ने लीसा को झकझोर दिया। अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। अगर बाकियों ने भी उसकी परवाह न की होती तो शायद अब तक वो भी मर चुकी होती। थोड़ी देर वहीं रुककर सबने सांस ली। फिर एक बार फिर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां भी सब कुछ सुनसान और वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सालों से उजाड़ हो चुकी हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। सभी की सांसें थम गईं। डर फिर से सबके चेहरों पर लौट आया। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें मजबूरी में उस अंधेरे कमरे के भीतर धीरे धीरे इबारे आगे बढ़ना पड़ा और तभी सबके पैरों के नीचे जमीन पर कई मगरमच्छ लेटे हुए थे। सौभाग्य से उन लोगों की आहट से मगरमच्छ जागे नहीं, लेकिन अब वे बुरी तरह फंस चुके थे। आगे बढ़ना मतलब मौत के मुंह में जाना और पीछे जाना मुमकिन ही नहीं था। तभी सरिता की नजर पास रखी एक मेज पर गई। वहाँ एक लैंडलाइन टेलीफोन रखा था और उसके पास ही एक छोटा सा दरवाजा भी था। उसे देखकर सभी के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी किरण जगी, लेकिन समस्या ये थी, उस टेलीफोन तक पहुँचने के लिए उन्हें मगरमच्छों के उस झुंड को पार करना पड़ता। सब सोचने लगे, वैसे भी मरना है तो क्यों ना एक कोशिश कर ही ली जाए। फिर सबसे पहले सरिता आगे बढ़ी। उसने सांस रोक ली, बिल्कुल चुपचाप कदम रखा, हर कोशिश की कोई भी आवाज न हो, और आखिरकार वो सही सलामत उस मेज तक पहुंच गई। फिर दूसरा गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन जैसे ही आखिरी में छोटू चलने लगा, हादसा हो गया। एक मगरमच्छ ने झपट्टा मारा और एक ही झटके में उसका सिर काट दिया। सभी सन्न रह गए। फौरन कमरे का लोहे का दरवाजा बंद किया गया और बाकी सभी अंदर आ गए। अब छोटू की लाश मगरमच्छों के सामने पड़ी थी। सरिता को बोला गया कि वो जल्दी से फोन करे और साथ वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करे। सरिता ने जल्दी से टेलीफोन उठाया और साथ ही साथ उस लोहे के दरवाजे को भी खोल दिया। सब बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी एक और मगरमच्छ सामने आ गया। अब सबको लगा कि शायद यही उनकी आखिरी घड़ी है, लेकिन तभी अंजलि ने अपनी
पीठ से बैग उतारा और तेजी से मगरमच्छ की ओर बढ़ी। उसने बैग से मगरमच्छ का अहता का अंडा निकाला और धीरे से मगरमच्छ की नाक के पास रखा। मगरमच्छ ने तुरंत अंजलि का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से दीवार पर फेंक दिया। बाकी सबकी सांसें अटक गईं। मगरमच्छ और भी गुस्से में आ गया। अब वो अंजलि की ओर तेजी से दौड़ने लगा। सरिता ने फौरन गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना बहुत खराब था। गोली मगरमच्छ के पास पास ही लगी, मगर जानलेवा नहीं। अब मगरमच्छ सरिता की तरफ रेंगता हुआ बढ़ने लगा। तभी सरिता की नजर ऊपर पड़ी। वहाँ एक ड्रम में ज्वलनशील जहरीला पदार्थ था। उसने बिना सोचे समझे ड्रम को गिराया और जेब से लाइटर निकालकर उस जहर को आग लगा दी। भयानक विस्फोट हुआ और मगरमच्छ वहीं जलकर खत्म हो गया। आखिरकार उन्होंने मगरमच्छों से पीछा छुड़ा लिया था और जैसे ही वे बाहर निकले, फिल्म यहीं समाप्त होती है। आपको यह मूवी देखने में कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और खतरनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।